हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज +2 का हम नया लेक्चर लेकर आए हैं। अभी तक हमने क्या किया था, गॉस लॉ हमने स्टडी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता था हमें कि नेट फ्लक्स जो आउट है इन ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स आउट होता है उसका फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है बच्चों। वो क्या होता था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, और ये क्या होता था, इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0 टाइम इनसाइड चार्ज के इक्वल था। आज हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विच इज एट, मतलब हमने क्या करना है, तो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर at a point which is placed at हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम +2 का एक और लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अभी तक हम गॉस लॉ के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। उसमें हमने क्या इवेल्युएट किया था कि नेट फ्लक्स जो आउट आता है इन क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं, 3D सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस बोलते हैं। तो जो नेट फ्लक्स आउट आ रहा था वो किससे इक्वल होता है, जनरल तो फॉर्मूला ये हो जाता है Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, 1/ε नॉट टाइम्स इनसाइड चार्ज के इक्वल होता है। तो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और ये फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है फॉर ए क्लोज सरफेस E डॉट डी ए, मतलब E इंटू में A कॉस ऑफ थीटा। ये हमने किया हुआ है फॉर्मूला, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए थे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने, मतलब फॉर्मूला तो हमारे पास यही यूज होगा। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। देखो यहां पर अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बना दें, ध्यान से समझना है बात, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसपे सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मान लो Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या है, Q है अलोंग द लेंथ। और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक वायर है। ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब हमें क्या कहता है कि एक पॉइंट है जो R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। मान लो वो पॉइंट कहाँ है, मान लो यहाँ है, ये R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ऐसे हमने नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने इवेल्युएट किया था। ड्यू टू दिस हम क्या करते थे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मीट करवा देते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर मुझे इसको गॉस लॉ से सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट दी चार्ज। वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल अगर मैं बनाऊं, देखो एक सपोज करो मैंने यहां उस पॉइंट को तो कंसीडर करेगा ही, R डिस्टेंस पर ही मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दी। ऐसे ही मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, R डिस्टेंस पर ही एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी, इससे मैंने L लेंथ की वर्टिकल हाइट जो है वो
दोनों एंड पर पिक कर ली। अब आपको बोला गया है कि वो सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट द चार्ज। अबाउट द चार्ज ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, लेकिन अभी ये क्लोज तो नहीं हुआ। अगर मुझे इसको 3D में करना है तो मैंने क्या किया, अपर एंड पर ये क्लोजिंग सर्किट बना दिया। तो देखो एक तरीके से क्या बन गया, सिलेंड्रिकल शेप बन गई जो सिमेट्रिकल है अबाउट द चार्ज, ठीक है। चलो ये बन गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म मैनर में इसमें से फ्लो करना चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म, देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की हमारे पास क्या है, एक वायर, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अगर मैं यहां से कोई चार्ज लेकर आऊंगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, ठीक है ना। ये अगर मैं इस साइड से कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा हूं तो उसको रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दिस डायरेक्शन। मान लो अगर मैं ये करूं तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी हमारे पास। सिमिलर वे में इस डायरेक्शन में अगर मैं यहां से कोई चार्ज लेकर आऊंगा तो ये रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास आ जाएंगी। अब हमारे पास जो एक गॉसियन सरफेस बना वो किस नेचर का बना, सिलेंड्रिकल शेप का, और 99% केसेस में सिलेंड्रिकल शेप का ही बनता है गॉसियन सरफेस। अब उसके बाद हमने गॉसियन सरफेस भी बना लिया, हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर ना एक टर्म आती है, जब चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो हमारे पास एक टर्म आती है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसे हम लैम्डा से शो करते हैं। अब यहां पर वायर है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ, तो वो किससे इक्वल हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि हम एल लेंथ के लिए लेके चल रहे हैं। क्यू चार्ज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एल चार्ज डेंसिटी हो जाती है। तो यहां से अगर मैं क्यू इनसाइड फाइंड आउट करूंगा तो वो किससे इक्वल आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू में एल। एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पर वो डिस्ट्रीब्यूट है। हम एल लेंथ के लिए लेके चल रहे हैं तो क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एल हो गया। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू में एल। आपको न्यूमेरिकल में लैम्डा की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। अब फर्दर मूव करते हैं, यहां तक पोज करके एक बार नोट कर लो। कर लिया नोट। चलो अब हम अपने बेसिक पे आते हैं। अब मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप बना लिया बच्चों, और मेरे पास फॉर्मूला है क्यू नेट फाई नेट इज इक्वल टू, या तो मैं इन दोनों को यूज कर सकता हूं या इन दोनों को यूज कर सकता हूं या इन दोनों को भी यूज कर सकता हूं, मेरे पे डिपेंड करता है। पहले तो मैं फ्लक्स इवेल्युएट कर रहा हूं, नेट फ्लक्स फॉर सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर के फेस कितने होंगे, मैंने इस अपर वाले फेस को 1 मान लिया, लोअर वाले फेस को 2 मान लिया, और ये जो कर्व वाला फेस था इसे 3 मान लिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है कि हमने देखना है कि मेरे पास क्या है, E डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमारे पास एंगल कितना बन रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। अब फर्स्ट फेस की बात करें, देखो इस फेस का जो सर्कुलर जो आप बोल दो उसे क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ये है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारे पास एरिया वेक्टर आएगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बच्चों। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, ये डी ए आ गया, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। पहले हम एंगल ही देख रहे हैं बस। सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री दोबारा से। अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आएगा, ये सरफेस ऐसे, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में 0 डिग्री, मतलब एंगल हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब अगर हम नेट फ्लक्स फॉर सिलेंडर निकालें तो मेरे पास वो किससे इक्वल होगा, φ1 + φ2 + φ3।
जितना फ्लक्स फर्स्ट पोर्शन में आ रहा है प्लस जितना फ्लक्स सेकंड पोर्शन में आ रहा है प्लस जितना फ्लक्स थर्ड पोर्शन में आ रहा है। फर्स्ट पोर्शन के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो E dA, इनके बीच में एंगल कितना है फर्स्ट के लिए, देखो 90 डिग्री। सेकंड पोर्शन के लिए E dA cos 90 डिग्री प्लस E dA cos 0 डिग्री। यही तो एंगल है हमारे पास। फर्स्ट पोर्शन में कितना एंगल है, E dA, देखो फर्स्ट पोर्शन में कितना एंगल है, E dA cos 90 डिग्री है। सेकंड वाले पोर्शन के लिए भी 90 डिग्री है और फर्स्ट वाले पोर्शन के लिए कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो अब यहां से मेरे पास नेट फ्लक्स फॉर सिलेंडर कितना आ जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये आ गया E dA। ठीक है, यहां तक फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, E dA आ गई। अब हमें मालूम है मेरे पास नेट फ्लक्स आ गया E dA। ठीक है, इतना पोर्शन। अब ये किससे इक्वल हो जाएगा, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या निकाला, पहले नेट फ्लक्स फॉर सिलेंडर निकाला, जो हमारे पास क्या चलता है जनरली क्लोज लूप। बाद में हम यहां पर इसको क्या ले सकते हैं, क्लोज लूप लगा के इंटीग्रेशन टर्म कर देंगे, कर सकते हैं ना इसे। ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप के लिए हमारे पास आ रहा है ये स्मॉल एरिया है, इसलिए अगर कैपिटल ए होता तो हमें इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट ना होती। ठीक है, अब यहां तक मैं इसको किससे इक्वल लिख सकता हूं, ये जो हमारे पास देखो पोर्शन आ ही रहा था, ये मेरे पास E नॉर्मल dA वेक्टर फॉर्म कट गई है, इसको मैं लिख सकता हूँ Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E तो कांस्टेंट है, E यूनिफॉर्म है ना हमारे पास, इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया है, dA आ गया। यहाँ चल रहा है Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ एरिया कौन सा पिक करेंगे बच्चों, क्योंकि हम ये इस वाले मतलब स्मॉल एरिया जो यहाँ से हमें मिला उसका, क्योंकि इनका इफेक्ट तो 0 है, ये वाला स्मॉल एरिया है dA। तो अगर मैं इन सारे स्मॉल एरिया को कंबाइन कर दूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। वो टोटल एरिया कौन सा होगा, सर्कमफ्रेंशियल, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे है ये वाला एरिया जो हमने कट कर रखा है। सर्कमफ्रेंशियल एरिया क्या होता है हमारे पास, 2 पाई r, क्योंकि r डिस्टेंस पर है, इसके लिए रेडियस क्या हो गई, स्मॉल r हो गई, इनटू में कहां तक, l लेंथ तक लेना है। अब Q इनसाइड किससे इक्वल है, लैम्डा इंटू में l डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली वी विल गेट E की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय R। ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर ए लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। यहां से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, R के। अब R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये हमारे पास देखो हमने क्या किया, सबसे पहले नेट फ्लक्स निकाला फॉर सिलेंडर, φ1 + φ2 + φ3 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 फेसिस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने जो पिक किया 3 सरफेसिस है हमारे पास। अब देखो पहले सरफेस में कितना एंगल है हमारे पास, dA और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इसमें कितना एंगल है हमारे पास, 90 डिग्री। सेकंड फेज के लिए भी कितना एंगल है, 90 डिग्री। थर्ड फेज के लिए कितना एंगल है, 0 डिग्री। ठीक है ना, थर्ड फेज के लिए कितना एंगल है, 0 डिग्री। वो पुट कर दिया, हमारे पास आ जाएगा E इंटू में dA। अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए बच्चों, टोटल एरिया, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है ना, मुझे तो कंप्लीट के लिए चाहिए जितना भी ये फेस है, क्योंकि इन फेस किसी तो 0 है हमारे पास। तो यहाँ ये किससे इक्वल होता है, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dA अगर मैं देखूं तो ये सर्कमफ्रेंस का एक तरीके से एरिया, सर्कमफ्रेंस का एरिया क्या होता है, 2 पाई r, और कहां तक हमें पिक करना पड़ेगा, जहां तक लेंथ है गॉसियन सरफेस की, तो वहां हमने पिक करके E की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, एट ए पॉइंट विच इज प्लेस्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम इट। हमने r डिस्टेंस पे इवेल्युएट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाना था जो सिमेट्रिकल होना चाहिए इस चार्ज के अबाउट, मतलब इतने ही डिस्टेंस पे ये बनेगा गॉसियन सरफेस, क्योंकि वो 3D होता है तो हम इसको क्लोज भी करना है, तो ये क्लोज लूप भी बनाया हमने, और ये सारी कैलकुलेशन की है। ठीक है, पोज करके इसे नोट डाउन करें। नोट्स अगर आप खुद से बनाएंगे वो सबसे बेस्ट होता है बच्चों, नोट्स मैंने तो देने ही हैं, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारा क्या रहता है, प्रोसीजर हमेशा याद रहेगा।
कर दो रब इसे। सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, अब हमारे पास वायर नहीं है, एट ए पॉइंट विच इज प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम इट। हमने अब वायर को रिप्लेस कर दिया है शीट से। सपोज करो ये शीट है बच्चों, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है और इनफाइनाइट लॉन्ग है बच्चों। तो आपको ये देखना है कि वायर जो थी उसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे थे, तो जनरली वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आ रहा था। अब ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है बच्चों। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम चार्ज डेंसिटी, देखो चार्ज डेंसिटी तो इसमें भी पुट करनी पड़ेगी हमें। यहां जो चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम सिग्मा से शो करते हैं, और वो क्या होती है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एरिया आ जाती है, क्योंकि एक हमें पर्टिकुलर एरिया पिक करना पड़ेगा। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होता है ना बच्चे, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एरिया कंसीडर होता है इसके अंदर। तो चार्ज डेंसिटी फिर अब अलोंग दी लेंथ नहीं आ सकती है, वो अलोंग दी एरिया आती है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इन केस ऑफ 2D ऑब्जेक्ट। अगर 3D ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास तो हम फिर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पिक करेंगे, वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कहता है कि हमें निकालना है आर डिस्टेंस पर। मान लो ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इवेल्युएट करनी है इस पॉइंट पर। हमने फिर क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। अब इसमें हम गॉसियन सरफेस ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि पहले टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर बनेगा सिलेंड्रिकल टाइप का ही, तो किस शेप का बनेगा, मान लो फिर मैं क्या करूंगा, मान लो ये सेंटर से आर डिस्टेंस है ना, तो सेंटर से ही आर डिस्टेंस मैंने यहाँ पिक कर लिया पीछे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब हमने इसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस बनाना है, तो हमने ये गॉसियन सरफेस बनाया सिलेंड्रिकल, बट वो हॉरिजॉन्टल इन नेचर है बच्चों, इस नेचर का बनेगा। हम इसे वर्टिकल नहीं बना सकते क्योंकि टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये। हमने क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक प्लेन के अकॉर्डिंग तो वो क्या है, अभी भी सिंगल ही है ना, जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो अभी भी ये क्या है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही है। हमने इसको बना लिया बच्चों। अब देखो हमारे पास सरफेसेस, मान लो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है, जैसे हमने लास्ट केस में कंसीडर किया था। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट करवा दिया बच्चों। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, यहां पर अगर मैं चार्ज लेकर आऊंगा तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, अगर यहां देखेंगे तो इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना है बच्चों, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट कर दिया। अब देखो हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर, अब देखो यहां पर एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन। अब डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। अब यहां देखो एरिया वेक्टर होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, फिर डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री, मतलब थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। अब आओ इस सरफेस पर बच्चों, अब ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, डीए वेक्टर, ये कितना एंगल बना, 90 डिग्री। अगर मैं नेट फ्लक्स निकाल रहा हूं, चलो मैंने अगर φ1 निकाला बच्चों, फ्लक्स इन फर्स्ट पोर्शन, तो वो किससे इक्वल आ जाएगा, E dA cos 0। φ2 निकालूंगा तो क्या आएगा, E dA cos of 0। φ3 निकालेंगे तो क्या आएगा, E dA cos of 90। ये एंगल है हमारे पास। फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0। सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0। थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 90 डिग्री एंगल बना रही है।
तो देखो ये तो 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो वो किससे इक्वल आ जाएगा, मतलब ये ई डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ा है हमें, प्लस ई डी ए क्योंकि cos 01 cos 01, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 2e डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये भी ई डी ए, ये तो 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स हमने ऐड ऑन कर लिया। अब यहां से देखना है बच्चों, 2e तो कॉमन आउट आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये स्मॉल एरिया है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे एक कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। मान लो ए एरिया है हमारे पास कंप्लीट, सम करके तो बच्चों हमारे को पूरा एरिया ही मिल रहा है ना, क्योंकि ये सर्कमफरेंशियल एरिया नहीं है, नॉर्मल एरिया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये एरिया भी तो सेम ही है, जो प्लेट का एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस के अंदर ये प्लेट का एरिया भी कितना आ रहा है, ए ही है जितना ये वाला एरिया है हमारे पास, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब मैं इसको किससे इक्वल लिख सकता हूं, ये फैक्टर किससे इक्वल है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय ए के इक्वल है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ये है ना, ई डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से, लेकिन क्यू इनसाइड किससे इक्वल है, अभी हम देखो अगर यहां से क्यू इनसाइड निकालें इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो वो सिग्मा इंटू में ए आ जाएगी बच्चों। तो यहां पर मैंने सिग्मा इंटू में ए इसे पुट कर दिया। अब यहां से देखो ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आपकी मर्जी थी, अगर आप यहां पर एरिया पुट करते तो पाई आर स्क्वायर एरिया आता, और ये एरिया भी क्या होता, पाई आर स्क्वायर ही होता, क्योंकि हम उतना ही एरिया कट डाउन कर रहे हैं सर्कुलर सेक्शन का, ठीक है ना। तो वो आपस में फिर भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है फॉर ए इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज शीट। तो ये हमारे पास क्या थी, एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। आगे फर्दर अब हम, हमारा मेन जो है आगे हमने करना है स्फेरिकल प्लेट्स के बारे में या स्फेरिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इवेल्युएट करते हैं। वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर आगे स्टडी करना है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से करें, नोट करें, पॉज करके, और अच्छे से प्रिपेयर करें।